हेलो एवरीवन। हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने राजराज जो प्रथम शासक हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को किया हुआ था। उनका कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया था, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो इसमें बचा हुआ टॉपिक होगा उस पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, किस चोल शासक ने सीलोन, जिसको कहते हैं श्रीलंका, कह रहा है इसकी राजधानी जो थी अनुराधापुरम, इसको नष्ट किया था। तो ये नष्ट किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राजराज प्रथम के समय नागीपट्टनम, जिसको नेगापट्टनम भी कहा जाता है, इसमें कह रहा है चूड़ामणि बिहार बनवाने वाला महाराजा जो थे, जिनका नाम था मारभिजियो तुंग वर्मन। ये पूछा जा रहा है कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे श्री विजय के। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है राजराज प्रथम को। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राजराज प्रथम ने केरल के राजा रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी। इन्होंने उपाधि धारण की थी, इसका नाम है कांडलूर साल कलेमरूत। ये उपाधि इन्होंने धारण की थी जब इन्होंने जो राजा रवि वर्मा हैं इनको त्रिवेंद्रम में पराजित किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चोल शासक ने सिंघल नरेश, जिनका नाम था महेंद्र पंचम, इनको पराजित किया तथा राजधानी जो इनकी थी अनुराधापुरम, इसके स्थान पर पोलानुरुवा को बनाई थी राजधानी। तो ये थे राजराज प्रथम। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी, तो ये पैमाइश करवाई गई थी राजराज प्रथम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्नाटका से प्राप्त एक अभिलेख में चोल नारायण किस चोल शासक को संबोधित किया गया है, मतलब जो चोल नारायण शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, तो वो यूज किया गया है राजराज प्रथम के लिए। अगले में कह रहा है किस चोल शासक के शासनकाल में शक्तिशाली नौसैनिक, जिसको हम लोग जल सेना कहते हैं, इसका वर्णन मिलता है, तो यह है राजराज प्रथम का ड्यूरेशन। अब अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने सर्वप्रथम विशाल नौसेना, या जिसको जल सेना कहते हैं, इसका गठन किया था, तो ये गठन किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। अब अगला यहाँ पे देखिए, जो राजराज प्रथम है इनके द्वारा कुछ प्रमुख उपाधियाँ धारण की गई थी। इन उपाधियों को जान लेते हैं कौन कौन सी उपाधियाँ इनके द्वारा धारण की गई थी। तो इनकी उपाधियों में था चोल मार्तंड, राजाश्रय, राजमार्तंड, अरिमोली, चोलेंद्र सिंह, मुम्मडी चोलदेव, क्षत्रिय शिखामणि, रविकुल माणिक्य, नित्य विनोद, निगाली सोल। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक उपाधि और धारण की थी जिसको हम लोग कहते हैं शिवपाद शेखर। तो ये इनकी प्रमुख उपाधियाँ हैं। इतनी सारी उपाधियाँ जो राजराज प्रथम हैं उन्होंने धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है नीलकंठ शास्त्री। इनके कह रहा है इन्होंने किसके शासनकाल को चोल साम्राज्य का सर्वाधिक रचनात्मक काल माना है। तो इन्होंने जो राजराज प्रथम है इनका जो कार्यकाल था उसको सर्वाधिक रचनात्मक काल माना है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजराज प्रथम के युद्ध जो अभियान है इनका क्रमिक विवरण किस अभिलेख में दिया गया है, तो इनका दिया गया है क्रमिक विवरण तंजौर अभिलेख में। अगले में कह रहा है चोल शासक जो है राजराज प्रथम, इन्होंने कह रहा है पांड्य विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने जय गोंड की उपाधि धारण की थी। अगले में कह रहा है चोल शासक जो राजराज प्रथम हैं इन्होंने सिंघल विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने सिंगलांतक की उपाधि धारण की हुई थी। किनको विजिट करने के बाद, तो जो सिंघल राज्य था उसको जब विजिट कर लिया था तो उन्होंने सिंगलांतक की उपाधि उन्होंने धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजराज प्रथम ने उत्तरी सिंघल को चोल राज्य के किस नाम से सम्मिलित किया था, तो उसको सम्मिलित किया गया था मामुंडी चोल मंडलम, इसको नाम से शामिल किया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजराज ने अपनी पुत्री जिनका नाम था कुंदवा देवी, इनका विवाह किसके साथ किया था, तो ये किया गया था बेंगी के जो विमलदित्य थे, इन्हीं से इनकी शादी की गई थी या इनका विवाह किया गया था। अब अगले जो शासक हैं इनका नाम है राजेंद्र प्रथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजराज प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था, तो ये आसीन हुए थे राजेंद्र प्रथम। अगले में कह रहा है किस चोल शासक ने गंगईकोंड जो उपाधि है ये धारण की थी, तो ये उपाधि धारण की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसके शासनकाल में गंगईकोंड चोलपुरम जो चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो ये बनी थी राजेंद्र प्रथम के समय। अगले में कह रहा है किस चोल शासक की जो उपाधि थी वो थी पंडित चोल, तो ये थी राजेंद्र प्रथम की। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध जो नौसैनिक अभियान है ये चलाया था, तो ये चलाया था राजेंद्र प्रथम ने। अगले में कह रहा है किस चोल राजा ने सीलोन, जिसको श्रीलंका कहा जाता है, इस पर विजय प्राप्त की थी, तो ये प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने। अगले में कह रहा है किस चोल शासक को
चोलगंगम नामक जो बृहद कृत्रिम झील है इसको बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो इस श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था, तो ये भेजा था राजेंद्र प्रथम ने। अगले में कह रहा है कि चोल शासक ने श्री विजय राज्य पर आक्रमण किया था, तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगले में कह रहा है कि चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित करवाई और उसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा था, तो ये रखा गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगले में कह रहा है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में केरल तथा जो पांड्य विजय है उनका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मिलता है तिरुवालांगडू जो अभिलेख है वहाँ पे ये विवरण मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम द्वारा सिंघल विजय का वर्णन किस ऐतिहासिक स्रोतों से मिलता है, तो ये सिंघली ग्रंथ, जो महावंश टीका है और जो करंदे ताम्रपत्र है यहाँ से इनका विवरण मिलता है। अगले में कह रहा है राजेंद्र प्रथम ने किसके विरुद्ध कलिंग विजय प्राप्त की थी, तो ये गंग शासक थे जिनका नाम था मधुकामानव, इन्हीं के विरुद्ध ये जो कलिंग विजय है इसको प्राप्त की थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने किसे गंगा घाटी अभियान हेतु भेजा था, तो ये भेजा था विक्रमचोल को। अगले में कह रहा है राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तरी पूर्वी अभियान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मिलता है तिरुवालांगडू जो ताम्रपत्र लेख है वहाँ पे ये विवरण मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने अपने समकालीन किस शैलेंद्र वंशी शासक को अपने अधीनस्थ सामंत बनाया था, तो ये बनाया था संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विजयोपरांत कौन सी उपाधियाँ धारण की थी, जिसने कडारम कोंड और कट्टाधिपति की उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने किस नाम से एक वैदिक विद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो इसका नाम था एन्नाडिरियम नाम से, जो ध्यान दीजिएगा एन्नाडिरियम इसका नाम था, जो कि क्या था, जो कि एक वैदिक विद्यालय था। इसकी स्थापना करवाई गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगले में कह रहा है किस भारतीय इतिहासकार ने महान चोल शासक राजराज प्रथम तथा उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम को मकदूनिया के शासक फिलिप तथा उनके पुत्र सिकंदर की तुलना में रखा है, तो ये रखा है नीलकंठ शास्त्री ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल राजा राजेंद्र चोल द्वारा गंगा घाटी अभियान का विवरण किस लेख में मिलता है, तो ये मिलता है तिरुवालांगडू जो ताम्रपत्र है वहाँ पे इसका विवरण मिलता है। अब अगले में कह रहा है चोल गंगम तालाब का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अब अगले हैं राजा धीराज प्रथम, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था, तो ये हुए थे राजा धीराज प्रथम, जो कि राजेंद्र जो प्रथम थे उनके बाद ये शासन सत्ता पर सिंहासन पे सिंहासनारूढ़ हुए थे। अब अगले में कह रहा है जो राजा धीराज हैं वो किनका पुत्र था, वो राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। अब अगला इसी में कह रहा है कि राजा धिकराज जो प्रथम हैं किस वर्ष से युवराज के रूप में अपने पिता के साथ सैनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहायता दे रहे थे, तो ये 1018 से ये सहायता मतलब कार्यों में दे रहे थे। अब अगला इसी में कह रहा है कि राजा जो धीराज हैं, राजा धीराज, इन्होंने कौन सी उपाधियाँ धारण की थी, तो इन्होंने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। अब अगला ये कह रहा है क्वेश्चन कि चोल अभिलेखों में किस शासक को अश्वमेघ यज्ञ करता तथा हाथी की पीठ पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला कहा है, तो ये कहा है राजा धीराज प्रथम को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजा धीराज की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो ये हुई थी कोप्पम के युद्ध के दौरान। अब अगला इसमें ये कह रहा है कि जो कोप्पम का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था, तो वो पश्चिमी चालुक्य और चोलों के मध्य हुआ था। अब अगले हैं शासक, इनका नाम है राजेंद्र द्वितीय, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजा धीराज प्रथम के पश्चात चोल साम्राज्य का जो सिंहासन है उस पर कौन आसीन हुआ था, तो वो आसीन हुए थे राजेंद्र द्वितीय। अगले में कह रहा है कि चोल शासक को युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको कह रहा है कि युद्ध भूमि में ही इनको राजा घोषित कर दिया गया था, तो ये थे राजेंद्र द्वितीय। अगले में कह रहा है कि चोल शासक ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी राजेंद्र द्वितीय ने। अब अगला इसमें ये है जो वीर राजेंद्र हैं इनके शासक के बारे में जान लेते हैं, जो वीर राजेंद्र शासक हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इनके बारे में ये कह रहा है कि राजेंद्र द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था, तो ये बैठे थे वीर राजेंद्र। अगले में कह रहा है कि चोल शासक ने चालुक्यों को पराजित कर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था, तो ये किया था वीर राजेंद्र ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पेरुम्बूर जो अभिलेख है इसके अनुसार कह रहा है किस चोल शासक ने कडारम को, ध्यान दीजिए, कह रहा है कडारम को आग से जला दिया तथा शैलेंद्र शासक ने अपने पैरों की पूजा करवाई थी, तो करवाई थी वीर राजेंद्र ने। अगले में कह रहा है कि चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी, मतलब भीड़ के द्वारा किसकी हत्या हुई थी, तो ये थे अधिराजेंद्र, मतलब जो अधिराजेंद्र थे इनकी भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी।
अब अगला ये कह रहा है कि कुलोत्तुंग प्रथम जो शासक है इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुलोत्तुंग जो प्रथम है इनका मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था राजेंद्र द्वितीय। अगले में कह रहा है अधिराजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था, तो ये हुए थे कुलोत्तुंग प्रथम। अगले में कह रहा है बेंगी का कौन जो चालुक्य राजकुमार था जो चोल सिंहासन पर आसीन हुआ था, तो ये थे कुलोत्तुंग प्रथम। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चोल शासक को सुगमत वृत्त चोल जो है, मतलब सुगम वृत्त चोल जो है जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला, ये उपाधियाँ किसने धारण की थी या किसको उपाधि मिली थी, तो ये मिली थी कुलोत्तुंग प्रथम को। याद रखिएगा जो कुलोत्तुंग प्रथम है उन्होंने करों को हटाने वाली उपाधि धारण की थी, जिसको हम लोग शुभमत विवर्त चोल की उपाधि इनको कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन परागम शुल्क समाप्त करने के कारण सुगंधर्वित्र विरुद्ध के सम्मान से सम्मानित था, तो ये थे कुलोत्तुंग प्रथम। मतलब जो कुलोत्तुंग प्रथम है इन्होंने जो परागम शुल्क है उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका सिंघल को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, तो ये किया था कुलोत्तुंग प्रथम ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैष्णव समाज सुधारक और संत रामानुज जो थे उनकी किसकी शत्रुता के कारण श्रीरंग त्यागना उनको पड़ा था, तो वो था कुलोत्तुंग प्रथम। अगले में कह रहा है कुलोत्तुंग जो थे इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, तो ये बनते हैं विक्रम चोल। अगले में कह रहा है विक्रम चोल ने कौन सी उपाधियाँ धारण की थी, इन्होंने त्याग समुद्र तथा अकलंग की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब अगले हैं शासक, इनका नाम है कुलोत्तुंग द्वितीय, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि विक्रम चोल के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था, तो ये हुए थे कुलोत्तुंग द्वितीय। अगले में कह रहा है कुलोत्तुंग द्वितीय किस धर्म का ये मतानुयायी था, मतलब जो कुलोत्तुंग द्वितीय था तो ये शैव धर्म का मतानुयायी था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चोल शासक ने नटराज मंदिर, जिसको हम लोग चिदम्बरम का मंदिर कहते हैं, इसके कह रहा है प्रांगण में स्थित गोविंदराज, जिनको हम लोग विष्णु कहते हैं, इनकी प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था, तो ये फेंकवाया था कुलोत्तुंग द्वितीय ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार जिनका नाम है कंबन, याद रखिए कंबन कौन है, तो ये प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार हैं। इन्हीं को कह रहा है किस चोल शासक का इनको संरक्षण प्राप्त था, तो इनको कुलोत्तुंग जो द्वितीय थे उनका संरक्षण प्राप्त था। अब अगले हैं राज से द्वितीय, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुलोत्तुंग द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, तो ये हुए थे राज द्वितीय। अगले में कह रहा है किस चोल शासक को तमिल साहित्य में मुक्तिमेल कुत्तलयन जो है, मतलब ये वर्ड है मुक्तमिलय कुत्तलियन, जो ये वर्ड है ये कह रहा है अर्थात इसका अर्थ होता है तमिल संरक्षक, ये कहा जाता है। मतलब किसको तमिल संरक्षक कहा जाता है, तो ये राजराज द्वितीय को कहा जाता है। अब अगले हैं शासक, ये हैं राजाधिराज द्वितीय, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है राजराज द्वितीय के पश्चात चोल साम्राज्य है इनके सिंहासन पर कौन बैठा था, यह कौन आसीन हुआ था, तो ये आसीन हुए थे राजाधिराज द्वितीय। मतलब जो राजाधिराज हैं ये द्वितीय जो हैं ये जो थे वो मतलब आसीन हुए थे राजराज द्वितीय के पश्चात। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब यहाँ से दूसरे शासक हैं, इनका नाम है कुलोत्तुंग तृतीय। तो कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम महान शासक हैं, तो इनका नाम है कुलोत्तुंग तृतीय। अगले में कह रहा है कि चोल शासक के संरक्षण में तमिल कवि जो कंबन है इन्होंने तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की थी कुलोत्तुंग द्वितीय के समय में या उनके संरक्षण में। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुलोत्तुंग तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, तो ये हुए थे राजराज तृतीय। अगले में कह रहा है राजराज तृतीय की शासनावधि क्या थी, तो ये 1218 से 1246 तक थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजराज तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ, तो ये राजेंद्र तृतीय आसीन हुए थे। अगले में कह रहा है राजेंद्र तृतीय की शासनावधि कब से कब तक थी, तो ये 1246 से लेकर 1279 तक इनकी शासनावधि थी। अगले में कह रहा है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे राजेंद्र तृतीय। अब देखिए इस प्रकार हम लोगों ने जो शासकों से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को कंप्लीट करना है आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे चोल युगीन प्रशासन एवं संस्कृति से। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किस राजवंश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो ये चोलों को माना जाता है। अगले में कह रहा है चोल वंश का शासन का स्वरूप कैसा था, तो ये राजतंत्रात्मक था। अगले में कह रहा है किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो ये था चोल राजवंश की विशेषता ये थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये थी उत्तम ग्राम प्रशासन। मतलब जो ग्राम प्रशासन था काफ़ी वो डेवलप अवस्था में था, यही चोल प्रशासन की विशेषता मानी जाती है। अगले में कह रहा है चोल प्रशासन में
उड्डय कुट्टम अधिकारी का काम क्या होता था? तो ये राजा के आदेश को लिपिबद्ध करता था। अगले में क्या है, चोल अभिलेख किन भाषाओं या लिपियों में लिखे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ में। अगले में क्या है, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उड्डन कुट्टम जो है शब्द से क्या तात्पर्य होता था? तो ये चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का ये समूह होता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल प्रशासन व्यवस्था कह रहा है, जो चोल प्रशासकीय व्यवस्था है इसमें कह रहा है सभा में किसको शामिल किया जाता था? तो जो सभा होती थी उसमें अग्रहारों के जो वयस्क लोग होते थे उन्हीं को शामिल किया जाता था। अगले में कह रहा है प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? क्योंकि देखिए ये अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, मतलब जो स्वायत्त प्रणाली है उसको इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आधार इस समय देखिए जो पंचायती राज व्यवस्थाएं वो बनती हैं, तो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, इसलिए जो चोल काल है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल शासन प्रशासन में अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया का जानकारी जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो उत्तर मेरूर लेक है वहाँ से ये जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले में कह रहा है किस उद्देश्य से चोल शासकों ने भूमि का विस्तृत मापन करवाया था? तो ये राजकीय राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जो रेवेन्यू है वो ताकि बराबर आता रहे, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, उसकी मतलब दर क्या होगी, तो ये सब डिसाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, जो है भूमि का विस्तृत मापन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत का वह कौन राजवंश अपनी नौसैनिक, जिसको हम लोग जल सेना कहते हैं, इसकी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल राजवंश, जो कि अपनी नेवी के लिए या कह सकते हैं जल सेना के लिए जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोलों के समय उर, जो मतलब होता है जिसका अर्थ होता है सर्वसाधारण, जो लोगों की ग्राम सभा थी उसी को उर कहा जाता है। उर की कह रहा है उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? तो उसको कहा जाता था आलूगंडम, उसको कहा जाता था। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो अधिकांशतः किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? वो उत्तर मेरूर से प्राप्त हुए हैं। अब अगले में कह रहा है चोल शासक किस मत के प्रबल अनुयायी थे? तो वे शैव मत के प्रबल अनुयायी थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल प्रशासन में उदासीन वारियम जो है वो किस विभाग से संबंधित था? तो ये वैदेशिक विभाग से संबंधित था। अगले में कह रहा है चोलकालीन कौन सी प्रशासनिक इकाई व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? तो इसको नगरम कहा जाता था। अगले में कह रहा है चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये थी कुर्रम। याद रखिएगा सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह है कुर्रम। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चोल काल में पेरुवली किसे निरूपित करते थे? तो जो प्रमुख मार्ग होते थे उन्हीं को पेरुवली कहा जाता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो चोलकालीन सोने के सिक्के हैं इनको क्या कहा जाता था? तो इनको काशी या इन्हीं को कलंजू या इन्हीं को पोन कहा जाता था। ये तीनों एक ही हैं, मतलब क्या है ये सब सोने के सिक्के हैं जिनको कासु, कलंजू और पुन कहा जाता था। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि चोल राज्य में जो नाट विनियोगम शब्द है इसका क्या अभिप्राय होता था? मतलब इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता है नाडु के खर्च हेतु कर, मतलब जो नाडु हैं उनके खर्च जितना कर होगा तो उसी को कहा जाता था नाट विनियोगम। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल प्रशासन में पार्डी कलोकोली जो होता है उससे क्या तात्पर्य होता है? तो इसका अर्थ होता है अस्थायी प्रधानों की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, मतलब जो अस्थायी प्रधान हैं उनकी सुरक्षा के बदले में जो कर लिया जाता था उसी को पार्डी कावल कूली कहा जाता था। अब अगले में कह रहा है कि चोल काल में कौन सा जो कर था वो शैक्षणिक उद्देश्य से लगाया जाता था? तो ये था साला भोग। याद रखिएगा साला भोग क्या है? तो ये एक शैक्षणिक उद्देश्य से लगाया गया कर है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शाही जो लोग हैं, शाही जो चोल हैं, ये कह रहा है राजाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग जो शब्द था उसका अर्थ क्या होता है? तो साला भोग का अर्थ होता है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। तो ये इसी का अर्थ होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल साम्राज्य में लगान जो होती है जिसको भू राजस्व कहा जाता है, इसकी वसूली किसके माध्यम से होती थी? तो इसका माध्यम था ग्राम सभा, मतलब जो ग्राम सभा थी वही वसूली का माध्यम थी। अगले में कह रहा है चोल राजवंश के जो चतुर्वेदी मंगलम है इनका अभिप्राय क्या होता है? तो होते हैं कर मुक्ति भूमि, मतलब जो कर मुक्त भूमि है उन्हीं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अगले में कह रहा है चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में जो शासित विशाल ग्राम है सभा, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको तानियोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तानियोर इसको कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल काल में जो बेट्टी होते थे इनसे अभिप्राय क्या होता था? मतलब बेट्टी का अर्थ क्या होता था? तो बेट्टी का अर्थ होता था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। अब अगले में कह रहा है चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाई का सही घटनाक्रम हमको बताना है। तो पहले मंडलम, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने कुर्रम देखा था, तो कुर्रम सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी है मंडलम। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चोलों के अंतर्गत जो
तट्टोली है, ये जो तट्टोली कर है ये किससे वसूला जाता था? तो ये सुनारों से वसूला जाता था। क्या है? तट्टोली जो कर है वो सुनारों से वसूला जाता था। अगले में कह रहा है चोलकालीन केंद्रीय अधिकारियों की श्रेणी में उच्चतम तथा निम्नतम श्रेणी क्रमशः कौन सी थी? तो ये थे पेरुंदरम और सिरुंदनम। मतलब जो पेरुंदनम थे और जो सिरुदनम थे वो उसमें अधिकारियों की उच्च और निम्नतम श्रेणी थी। मतलब जो पेरुंदनम होते थे वो उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे और जो सिरुदनम होते थे वो निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल वंश में ओलय नामक जो पदाधिकारी होते थे इनका काम क्या होता था? तो इनका काम होता था राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोलकालीन जो नाडु है, नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? इसी को नट्टार कहा जाता था। अगले में कह रहा है चोलकालीन जो न्यायालय हैं ये कह रहा है को किस नाम से जाना जाता था? जिनको धर्मासन या धर्मासन भट्ट के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि चोलकालीन न्यायाधीशों को किस नाम से जाना जाता था? इनको धर्म भट्ट के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो ये भूमि कर था। अब देखिए जो चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहले सबसे ऊपर होता था सम्राट, फिर मंडलम, फिर कोट्टम या वालनाडु जिसको कहते थे, उसके बाद नाडु जिसको जनपद या जिला कहा जाता था वो आता था। उसके बाद कुर्रम आता था। कुर्रम के नीचे भी एक संस्था थी जिसको उर या ग्राम सभा कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटे कौन सा है? तो यह है ग्राम सभा। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ये तंजौर से प्राप्त होते हैं। मतलब जो चोलकालीन चित्रकला हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो तंजौर से प्राप्त होते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसने कहा था कि चोल जो कलाकार हैं इन्होंने दैत्यों की समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसको पूरा किया? तो यह कहा था फर्ग्यूसन ने। अगले में कह रहा है चोल कार्यकाल की बनी कौन सी प्रतिमा सर्वाधिक विख्यात है? तो यह है नटराज जो कि कांस्य की बनाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मंदिर परिसर में भारत की विशालतम नंदी मूर्ति स्थापित है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर में क्या है? तो यहाँ भारत की सबसे विशालतम नंदी की मूर्ति है। अगले में कह रहा है कौन सी चोलकालीन मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है? तो ये है राजराजेश्वर शिव मंदिर जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चोल काल है उसमें निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो थी उनकी देवाकृत प्राय किस प्रकार की होती है? तो ये चतुर्भुज प्रकार की होती है। अगले में कह रहा है विजयालय ने तंजौर के किस नाम से दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका नाम था निशंभु सूदनी नाम से। मतलब जो निशंभु सूदनी है उन्हीं के नाम से जो दुर्गा मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि किस मंदिर के विषय में पर्सी ब्राउन ने गीतों की तरह संवेदना उत्पन्न करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा था? ठीक कहा था गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर को। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि चोलकालीन जो कौन सी स्मारकीय मंदिर है या कह सकते हैं स्थापत्य कला उसके लिए कह रहा है ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा जो चोलकालीन है वो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले में कह रहा है चोल कलाकार कल्पना में महान तथा सजा जो साज सज्जा है उसमें जौहरी थे। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था फर्ग्यूसन ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका होता है गोपुरम। मतलब जो गोपुरम होता है वो द्रविड़ मंदिरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण वाला जो कलाकृति है वो माना जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा महत्व इसी गोपुरम को दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चोलकालीन तमिल लेखों में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन सा था? तो ये थे जैन गोंदार। क्या थे इनका नाम? इनका नाम था जैन गोंदार इनका नाम था, जो कि कह रहा है कि चोलकालीन तमिल लेखों में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो तमिल विद्वान है जिनका नाम है जैन गोंदान, क्या है इनका नाम? जैन गोंदार नाम है। कह रहा है किस चोल शासक के ये राजकवि थे? तो ये थे कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे। अब अगला कह रहा है चोलकालीन प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी हैं? मतलब इनके विद्वान कौन है, रचनाएं किसने लिखी ये जान लेते हैं। तो विद्वान है इनका नाम है जैन गोंदार। इनकी रचना है कलिंग तुपाड़ी, इसकी इनकी रचना है। अगला है कंबन। तो कंबन की रचना है रामावतारम जो कि तमिल रामायण है। अगले में कह रहा है शोक्किलार। जो शोक्किलार है ये इन्होंने लिखी हुई है, एक रचना की हुई है, इसका नाम है पेरी पुराणम। अब अगले हैं पुलगेंदी। तो इन्होंने रचना लिखी हुई है जिसका नाम है नलवेम्ब। अगले में कह रहा है तिरुत्तकदेवर जो हैं उनकी रचना है जीवक चिंतामणि। अगले हैं तोलोमोली जिनकी रचना है शूलामणि। अगले हैं बुद्धमित्र। तो ये बुद्धमित्र जो है इनकी रचना है, इसका नाम है वीर सोल्लियम इनकी रचना है। अब अगला कह रहा है कि चोलकालीन जो समितियाँ हैं और उनके कारण कौन कौन से हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि जो तोड समिति वारियम है, तोटवारियम, ये क्या थी? तो ये उद्यान समिति होती थी।
अगला कह रहा है एरिवारियम, ये क्या थी? तो तालाब समिति, तालाबों की मरम्मत देख रेख इनका सबका काम इनके द्वारा किया जाता था। अगले में थे गणवारियम, तो ये क्या काम करते थे? तो ये ग्राम सभा के कार्यों और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुण्यवारियम है, ध्यान दीजिएगा, जो पुण्यवारियम है ये स्वर्ण समिति, मुद्रा का विनियमन का काम ये सब करते थे। अगले थे न्यायांतर वारियम, जो थे ये न्याय समिति से संबंधित थे। अगले हैं पंचवार वारियम, ये कि 5 समितियों, मतलब 5 जो समितियाँ थे उनके कार्य का निरीक्षण करते थे। अन्य विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि राजा की अनाज के रूप में भूमि कर प्राप्त करना भी इनका काम था। अब अगला देखिए, अगला डिपार्टमेंट ये है, इसमें कह रहा है कि संवत्सर वारियम, याद रखिएगा क्या नाम है इसका? इसका नाम है संवत्सर वारियम। यह वार्षिक समिति थी जो विभिन्न समितियों के कार्यों की देखरेख करती थी। अगले में कह रहा है उदासीन वारियम, ये क्या है? तो कुछ विद्वान इसे कह रहा है सन्यासियों की संख्या मानते हैं, किंतु कह रहा है इसका जो कार्य है वो विदेशियों की देखरेख में करना था। तो ये था उदासीन वारियम। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कोल की वारियम है, याद रखिएगा कोलीय वारियम, कोयल वारियम जो है ये कह रहा है मंदिरों के कार्यों की व्यवस्था करता था। अगला है महाजन, तो ये क्या था? तो ये अग्रहार ग्रामों की शासन ये व्यवस्था देखती थी। इसके अतिरिक्त इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व ही शामिल किए जाते थे। तो ये सारे ये विभाग थे जिनकी क्या क्या विशेषताएं थी उनको हम लोगों ने जाना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि चोलकालीन जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, काफ़ी बार शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछे जाते थे, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो पिंडारी हैं ये क्या थी? तो ये ग्राम देवी थी। अगले थे वारिद पोक का अड़क्का जो थे, वारिद पोक का अड़क्का, ये राजस्व विभाग की ये पंजिका होती थी। जो खुलुंजू थे ये क्या थे? तो ये चोलों के स्वर्ण सिक्के थे। तट्टोपाटम क्या थे? तो ये स्वर्णकार होते थे। उपायम क्या थे? तो ये स्वर्णकार थे ये भी। अगले थे इंगाडीपाटम, जो थे वो दुकानें कही जाती थी, मतलब जो इंगाडीपाटम है वो दुकानें कही जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो ओल्लुक नीरपाटम है वो क्या है? तो ये जल स्रोत हैं। एडेवार क्या है? तो ये वाट माप है। जो नागरतार हैं ये क्या है? नगर की सभा हैं। आयम जो है वो क्या है? वो राजस्व हैं। और जो कुडमे है वो क्या है? वो लगान है। तो इस प्रकार जितने भी इसमें दिए गए थे, मतलब जो चोलकालीन प्रमुख शब्दावलियाँ थी उसको हम लोगों ने जाना। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, कुछ और भी उपाधि दी गई हैं शब्दावलियाँ, इनको जान लेते हैं। तो अगली शब्दावली है, इसको हम लोग कह रहे हैं मरमाजिर, ये क्या थे? तो ये वृक्षकर थे। अगला था ककासु, ये क्या थे? तो ये नर पशुओं पर लगने वाला ये कर था। अगले में कह रहा पड्डिकावल, ये क्या था? पाडिकावल, तो ये गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला ये कम कर था। अगले में कह रहा है मनईरा, ये क्या था? तो ये भवन कर था। अगले में कह रहा है माँ गणमय, ये क्या था? तो ये कुम्हार लोहार सुनार से लिया जाने वाला कर था। अगले हैं पेवारी, पेवारी क्या थे? तो जो पेवारी होते थे ये तेलियों से लिया जाने वाला एक कर होता था। अब अगले में कह रहा है आजीवक कक्कासु, ये क्या था? तो ये आजीवकों पर लगने वाला कर था। अगला था कड़े इरे, ये क्या था? दुकानों पर लगने वाला कर। अगला था वासिलमम, ये क्या था? ये द्वार कर था। अगला था बड़पेई, ये की जो कि था पदार्थ, ये जो सैनिक थे उनका ये मन का उन्हीं को कहा जाता था। अब अगली शब्दावली इसको हम लोग बिल्लीगम कहते हैं, ये क्या था? तो ये धनुर्धारी था। अगले में कह रहा है कुदैर चेवगनगर, जो चेवगर था वो क्या था? तो वो अश्वारोही सैनिक होते थे। अगले में कह रहा है उड्डन कुट्टम, मतलब अगला क्या कह रहा है अनायट्टु कल्लू कल कुंजीर मल्लर, ये क्या था? तो ये थे गसेना। एक तरह से इसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ी कठिन है, इसलिए थोड़ा इसको प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगला देखिए इसी में कह रहा है कि उड़न कुट्टम, ये क्या है? तो ये प्रमुख विभागों के ये प्रतिनिधि अधिकारी होते थे। अगला है नाडु, नाडु का अर्थ होता है जिला। अगले में कह रहा है वारियम प्रणाली, ये क्या थी? तो ये समिति प्रणाली थी जिसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 35 वर्ष होती थी। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, अगली शब्दावली जिसको हम लोग कह रहे हैं पाड़ी कावल कूली, ये क्या थे? तो ये सुरक्षा कर होते थे। अगले हैं कमाड़चेरी, ये क्या होते थे? शिल्पकारों के भवन होते थे। अगले हैं सुडुगाड़, ये क्या होते थे? ये शमशान घाट होते थे। अगला है नट्टार, ये जिले की सभा होती थी। वालनाडु, ये मंडलम या इसी को प्रांत कहा जाता था। अगले हैं पेरुंदनम, ये क्या थे? उच्च अधिकारियों के वर्ग थे। सिरुंदमन, ये निम्न अधिकारियों की श्रेणी के अधिकारी थे। परचेरी क्या थे? तो यह भूमि जिस पर निम्न वर्ग के लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे उसी को परचेरी कहा जाता था। अगला था पथकर, ये क्या था? ये अंतर्राज्यीय कर था। अगला है पेशावर, ये क्या था? तो किसी विशेष पेशा करने वाले से वसूल किया जाने वाला जो कर होता था उसी को पेशावर कहा जाता था। अब अगला कह रहा है ओले के नायम, जो ओले के नायम है ये क्या था? तो ये प्रधान सचिव होते थे। अगले में कह रहा है तरुण दनम, ये क्या थे? तो ये एक प्रधान कर्मचारी थे। अगले में कह रहा है अग्रहार,
तो ये ब्राह्मणों का ग्राम होता था जिसको अग्रहार कहा जाता था। अब अगला है सभा। सभा क्या थी? ब्रह्मदेव गांव की, जो ब्रह्मदेव गांव है इनकी जो सभा होती थी उसी को सभा कहा जाता था। अगले में कह रहा है उर। उर क्या है? तो सामान्य गांव की जो सभा थी उसको उर कहते थे। अगले में कह रहा है कड़गम या पड़े बिडू। ये क्या था? तो ये सैनिक छावनी थी। परैया का मतलब होता था अछूत। काफ़ी बार पूछा गया है कि परैया का मतलब क्या होता है, तो परैया का मतलब होता है अछूत। अब अगला ये कह रहा है कि जो नाना देशी हैं क्या है? तो व्यापारियों की संख्या है। अब अगला कह रहा है बेटी। बेटी क्या है? तो ये श्रमिकों से बेगार रूप में लिया गया कर है। तो याद रखिएगा बेटी क्या है? तो ये श्रमिकों से बेगार रूप में लिया गया कर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब यहाँ से हम लोग वातापी बादामी की जो चालुक्य वंश है उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो बादामी वातापी है इनके चालुक्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। अब अगले में कह रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये वातापी या बादामी में थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राजवंश के प्रथम कह रहा है किस राजवंश में प्रथम महिलाओं के प्रशासन को उच्च पदों को प्रदान किया जाता, मतलब कह रहा है महिलाएं जो थी उनको उच्च पद प्रदान कहाँ पे किया जाता था? तो ये था चालुक्य साम्राज्य। याद रखिएगा चालुक्य जो थे, जहाँ चालुक्य जो साम्राज्य था उसमें जो महिलाएं होती थी उनको प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे। अगले में कह रहा है कि चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो ये दिया है मातवालिन ने। किसने दिया है? मातवालिन ने ये विवरण दिया है। अब अगले में कह रहा है कि चालुक्य शासक ने श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय और रण विक्रम की उपाधियां धारण की थी। ये धारण की थी पुलकेशिन प्रथम ने। अगले में कह रहा है चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन को किस अभिलेख में बहुसुवर्णा अग्निष्टोम यज्ञ कराने वाला कहा गया है? ये कहा गया है महाकूट स्तंभ में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चालुक्य वंशीय शासक ने बादामी में गुहा मंदिर, जो कि विष्णु का मंदिर है, का निर्माण किसने करवाया? ये कराया था मंगलेश ने। अगले में कह रहा है एहोल प्रशस्ति में राजकीय जो राजकवि हैं जिनका नाम है रविकीर्ति, इन्होंने किस राजा की कीर्ति का विवरण दिया है? तो ये दिया है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों महाकवियों के नामों का उल्लेख मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पुलकेशिन सेकंड का जो एहोल प्रशस्ति लेख, उसी में कालिदास और भारवी जो दोनों कवि हैं इनका उल्लेख किया गया है एक साथ। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत में चालुक्यों और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के विखंडन के पश्चात दक्षिण भारत में राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य कौन कौन से थे? तो ये थे पांड्य, होयसल, काकतीय और यादव। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुलकेशिन सेकंड को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो ये पल्लव वंशीय शासक थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। अगले में कह रहा है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगले में कह रहा है वातापी के चालुक्य जो थे इनकी राजभाषा क्या थी? तो ये कन्नड़ थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस चालुक्य नरेश ने बादामी में महाविष्णु ग्रह का निर्माण करवाया था? तो ये कराया था मंगलेश ने। अगले में कह रहा है किस चालुक्य शासक को पश्चिमी सागर का गौरव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक के बीजापुर में है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुलकेशिन सेकंड है इन्होंने अपने किस भाई को बेंगी आंध्र प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया तथा जहां उसने पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी विष्णुवर्धन ने। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्रशस्तिकार हैं जो कि हैं रविकीर्त, जो कि जैन धर्मावलंबी थे, इन्हें कह रहा है इसने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कराया था मेंगुती मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। अब अगले में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वातापी के किस चालुक्य शासक ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया था? तो ये किया था विजयादित्य ने, जो कि शासन इन्होंने किया था 696 से 733 तक। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विजयादित्य ने पडक्कल जो है इसमें कह रहा है किस मंदिर का निर्माण करवाया था जिसके देवता को विजयेश्वर नाम से पुकारा जाता है? तो ये करवाया था शिव मंदिर का। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस चालुक्य शासक के समय अरबों का आक्रमण किया गया? तो ये किया गया विक्रमादित्य द्वितीय के समय में। अब अगले में कह रहा है चालुक्य नरेश वर्मा जो कीर्ति वर्मा हैं, इन्होंने अपने इनको कह रहा है किस सामंत से पराजित होना पड़ा था जिससे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? इनका नाम था दंती दुर्ग। अगले में कह रहा है चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकंड ने अरबों के आक्रमण को विफल करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने उपाधि धारण की थी अवनिजनाश्रम। याद रखिए क्या उपाधि धारण की थी? इन्होंने धारण की थी अवनिजनाश्रम, मतलब होता है धरतियों के निवासियों का आश्रयदाता। तो इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। अगले में कह रहा है चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित कर कौन सा
मतलब पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी कांची कौंड की। अगले में कह रहा है विक्रमादित्य सेकंड द्वारा कांची को 3 बार रौंदने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रानी जो लोक महादेवी हैं, इनका जो पड़क्कल लेख है उसी में इसका विवरण मिलता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे कीर्तिवर्मन सेकंड। अब अगला है कल्याणी के जो पश्चिमी चालुक्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कल्याणी के जो पश्चिमी चालुक्य हैं, इन वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो जयसिंह के द्वारा। अगले में कह रहा है विक्रमांक देवचरित किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो यह है बिल्हड़ की। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रमादित्य भियाई के किस कह रहा है अभिलेख में कहा गया है कि 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में राज किया और फिर वो दक्षिण चले गए। तो ये कहा है कैथोम लेख में, मतलब जो कैथोम लेख है उसमें ये कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का है, मतलब स्वतंत्रता है, इसका जन्मदाता कौन है? तो ये है तैलप सेकंड। मतलब जो कल्याणी के चालुक्य वंश है इनकी स्वतंत्रता का जन्मदाता अगर पूछा जाए तो ये है तैलप सेकंड। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राष्ट्रकूट शासक हैं कृष्णदित्य, इन्होंने चालुक्य शासक तैलप सेकंड को कौन सा महत्वपूर्ण प्रांत पुरस्कार में प्रदान किया था? तो ये किया था तारवाड़ी। अगले में कह रहा है किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तैलप ने मुंज परमार के ऊपर 6 बार आक्रमण किया था किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। अंतिम बार जो तैलप है उसने मुंज परमार को गोदावरी नदी के तट पर पराजित करके उसको रौंद डाला था। तो ये पता कहाँ चलता थी? मेरुतंकृत जो प्रबंध चिंतामणि है वहीं से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आहोमल्ल और त्रैलोक्यम की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की गई थी सोमेश्वर प्रथम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस पश्चिमी नरेश ने 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन करवाया था? तो ये करवाया था विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस शासक ने विक्रमपुर नगर की स्थापना की और कह रहा है वहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर और एक विशाल झील का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस शासक ने, ध्यान दीजिए, कह रहा है किस शासक ने अपने पिता के समान एक नया संवत चलवाया जिसे भूलोक मल्लवर्ष नाम दिया गया था? कह रहा है उसने भूलोक मल्ल तथा त्रिभुवन मल्ल की उपाधियां भी ग्रहण की थी। तो ये कौन थे? तो ये थे सोमेश्वर थर्ड। अगले में कह रहा है मानसोल्लासु नामक शिल्पशास्त्र है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की गई है सोमेश्वर थर्ड के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये कल्याणी में थी। अगले में कह रहा है विक्रमांक देव चरित के रचयिता जिनका नाम है बिल्हड़ तथा मिताक्षरा जो है वो क्या है? ये कानून की पुस्तक है। इसके लेखक जो है विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य जो सिक्स हैं उनके दरबार में ये सब रहते थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शासक ने 1076 में श्रीलंका के राजा जिनका नाम था विजय बाहु, इनके दरबार में एक दूत मंडल भेजा और मैत्री संबंध कायम किए थे। ये काम किया था विक्रमादित्य सिक्स ने। अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1190 में देवगिरी के यादवों ने किसे परास्त कर चालुक्य की राजधानी जो कल्याणी थी इस पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था सोमेश्वर फोर्थ ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कल्याणी की चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये सोमेश्वर फोर्थ है। अगले में कह रहा है किस चालुक्य वंश की कौन सा चालुक्य शासक था जिसकी कह रहा है मृत्यु तुंगभद्रा नदी में डूबने से हो गई थी? तो ये थे सोमेश्वर प्रथम। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कल्याणी के जो पश्चिमी चालुक्य शासक तैलप सेकंड है, इन्होंने किस चोल शासक को पराजित किया था? तो इन्होंने उत्तम चोल को पराजित किया था। अगले में कह रहा है किस चालुक्य शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है मान्यखेत यहाँ पर आक्रमण करके जो कर्क द्वितीय हैं इनकी हत्या कर राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था तैलप सेकंड ने। अब देखिए जो बेंगी है जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, यहाँ के चालुक्य से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। एक्चुअली जो चालुक्य हैं उनकी बहुत सारी शाखाएँ हैं, तो जितनी शाखाएँ हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले है बेंगी के चालुक्य, जिसको बेंगी मतलब होता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के शासकों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है बेंगी आंध्र के जो पूर्वी चालुक्य राजवंश हैं दक्षिण भारत की किन दो नदियों के मध्य ये अवस्थित था? तो यह था कृष्णा और गोदावरी के मध्य। अगले में कह रहा है किस चालुक्य शासक ने अपने विशाल साम्राज्य को विभाजित करके अपने भाई जो कुब्ज विष्णुवर्धन है इनको दे दिया, जो कि बेंगी का चालुक्य राज कहलाया था? तो ये था बादामी वातापी के जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने ऐसा किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन किसे माना जाता है? तो ये विष्णुवर्धन को माना जाता है। अगले में कह रहा है जो विष्णुवर्धन इन्होंने बेंगी को अपनी राजधानी बनाया और कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की? तो इन्होंने विषम सिद्धि की उपाधि धारण की थी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वीराज सिंह तथा सर्वसिद्धि जैसी उपाधियां धारण किसने की थी? ये की थी जयसिंह ने।
जयसिंह प्रथम ने। अगले में कह रहा है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस चालुक्य शासक ने धारण की थी? ये की थी विजयादित्य सेकंड ने। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विजयादित्य जो सेकंड है किस धर्म के अनुयायी हैं जिन्होंने 108 मंदिरों के निर्माण का इनको श्रेय दिया जाता है? ये शैव मतानुयायी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने चालुक्य वंश का जो साम्राज्य है वो कह रहा है उत्तर में महेंद्रगिरी से दक्षिण में पुलिकट झील तक विस्तारित किया था? ये किया था विजयादित्य थर्ड ने। अब अगले में कह रहा है बेंगी के जो चालुक्य शासक हैं विजयादित्य सप्तम, इन्होंने कह रहा है 1068 ईस्वी में किसकी अधीनता स्वीकार कर सामंत के रूप में शासन किया था? ये किया था चोलों की अधीनता स्वीकार करके। अब देखिए कुछ सेक्शन इसमें और बचा हुआ है, मतलब दक्षिण भारत की यानी जो राजवंश है उनको एक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये जो पूरा है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दक्षिण भारत की और कौन कौन से राजवंश हैं। तो देखिए दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव आते हैं, इनके बारे में जो क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि देवगिरी की यादव वंश का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये भिल्लम के नेतृत्व में हुआ था। अगले में कह रहा है किसने चालुक्य राज पर आक्रमण कर सोमेश्वर चतुर्थ को अपनी राजधानी कल्याणी छोड़कर बनवासी में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया था? ये किया था भिल्लम ने। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि देवगिरी नामक जो नगर है इसकी स्थापना किसने कराई थी? ये भिल्लम ने करवाई थी। अगले में कह रहा है देवगिरी की यादव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये थे सिंघन, जो कि 1210 से 1247 तक इन्होंने शासन किया था। अगले में कह रहा है भिल्लम के पश्चात यादव वंश का उत्तराधिकारी कौन नियुक्त हुआ था? तो ये भिल्लम की पुत्र थी जिनका नाम था जैतुगी, इन्हीं को नियुक्त किया गया था। अगले में कह रहा है यादव वंश के किस शासक ने गुजरात को विजित करके अपने राज्य में मिला लिया था? तो इनका नाम था सिंघन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि देवगिरी की यादव वंश का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था ये कौन था? तो ये था रामचंद्र। अगले में कह रहा है देवगिरी की यादव वंश का उत्कर्ष किस राजवंश के काल में हुआ था? तो ये चालुक्य नरेश जो कि सोमेश्वर चतुर्थ थे, इन्हीं के काल में ये जो राजवंश है इसका उत्कर्ष हुआ था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देवगिरी की यादव वंश की प्रारंभिक वंशावली कहाँ से मिलती है? तो ये हेमचंद्र के द्वारा रचित एक रचना जिसका नाम है चतुर्वर्ग चिंतामणि, तो यहीं से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला है कह रहा है कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार जिनका नाम है शारंग देव, इन्होंने संगीत ग्रंथ किसके दरबार में लिखा था? तो ये लिखा था सिंघन के दरबार में। अब अगले में कह रहा है यादव वंशीय देवगिरी के अधिकारी जो हैं राजनीति के साथ साथ सेना नायक के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था दंड नायक अथवा महामंडलेश्वर, इन्हीं को कहा जाता था। अब अगले में कह रहा है देवगिरी की यादवों के दरबारी जो कवि हैं जिनका नाम है त्रिविक्रम, इन्होंने कह रहा है कौन सा ग्रंथ संस्कृत में लिखा था? तो इसका नाम था दमयंती। तो दमयंती किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है त्रिविक्रम के द्वारा। अब अगले में कह रहा है देवगिरी की यादव राज में किस देवता का स्थान सर्वोच्च होता? तो ये होते थे विट्ठल देव। अगले में कह रहा है संत ज्ञानेश्वर कृत जो ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ है, इसमें कह रहा है यादव शासकों द्वारा प्रचारित जो स्वर्ण सिक्के हैं इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको पद्म टंक के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देवगिरी की किस यादव वंशीय शासक के दरबार में प्रसिद्ध खगोलविद जिनका नाम है भास्कराचार्य, इनका पुत्र जो लक्ष्मीधर हैं ये प्रधान पंडित व ज्योतिष के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे जैतुगी के समय में। अब याद यहाँ पे ये रखिएगा जो भास्कराचार्य हैं इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम है लक्ष्मीधर। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि देवगिरी की यादव वंश से संबंधित कुछ प्रमुख लेखक उनके संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे संबंधित पहले हैं हेमाद्री, जो हेमाद्री हैं इन्होंने लिखा हुआ है पर्यंज प्रयोग आदि आयुर्वेद रसायन, तो इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त दान वाक्यावली, चतुर्वर्ग चिंतामणि, काल निर्णय